हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन जीडीसी नर्सिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनाटॉमी सब्जेक्ट का नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं यूनिट नंबर 1, जहां की मैंने प्रीवियस क्लास में आपको सेल स्ट्रक्चर एंड सेलुलर डिवीजन यानी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला पार्ट कंप्लीट किया था। आज वाली क्लास में हम लोग टिश्यू टॉपिक के ऊपर क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। टिश्यू और सेल दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम ऑलमोस्ट क्लास 7th 8 से हमारी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। यानी इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हम क्या करते हैं, सुनते रहते हैं। तो ये दोनों टॉपिक्स हमारे लिए यानी आपके लिए बहुत इजी होता है, क्योंकि बहुत पहले से आप इसको पढ़ते आ रहे हैं। सिंपली अगर मैं टिश्यूज की बात करूं तो सर टिश्यू का डेफिनेशन क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ सेल जो होते हैं, या हम कह सकते हैं क्लस्टर और बंच ऑफ सेल जो होते हैं, वो आगे जाकर के क्या करते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए, ग्रुप ऑफ सेल जो है वो आगे जाकर के ग्लैंड का भी फॉर्मेशन करते हैं। आप लोगों ने ग्लैंड पढ़ा होगा, या अगला जो हमारा टॉपिक है टिश्यू के बाद हम लोग मेम्ब्रेन एंड ग्लैंड पे ही आएंगे। तो वहां पर भी मैं आपको यही क्लियर करूंगा कि ग्रुप ऑफ सेल आगे जाकर के ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है, चाहे वो एक्सोक्राइन ग्लैंड हो चाहे वो एंडोक्राइन ग्लैंड हो। और यहां आज वाली क्लास में मैं क्या क्लियर कर रहा हूं कि ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो कुछ तो डिफरेंस होगा सर ग्लैंड वाले सेल ग्रुप ऑफ सेल में और टिश्यू वाले ग्रुप ऑफ सेल के बीच में। तो मैं एक बहुत मेरा जो एक इंटेंशन था ये बताने का कि बस ये था कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो जाए, अभी से क्लियर हो जाए, बेस तैयार हो जाए। तो वैसे ग्रुप ऑफ सेल जो किसी टाइप ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वैसे ग्रुप ऑफ सेल जो क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, काम करने के लिए, उन ग्रुप ऑफ सेल जब इकट्ठा होते हैं तो टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। यानी वो ग्रुप ऑफ सेल आगे जाकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। यानी टिश्यू, जैसे मान लो कि सर हमने टिश्यू की बात किया, तो टिश्यू फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो वैसे ग्रुप ऑफ सेल जो आगे जाकर के फंक्शन को परफॉर्म कराने के लिए जाने जाते हैं, उसे हम टिश्यू कहते हैं। और वैसे ग्रुप ऑफ सेल जो कुछ सिक्रीट करने के लिए जाना जाता है, सिंथेसिस करने के लिए जाना जाता है, सिंथेसाइज करने के लिए जाना जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, ग्लैंड कहते हैं। तो ग्लैंड में आपने देखा हुआ, चाहे वो आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड हो चाहे वो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड हो, आइदर आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड हो आइदर आपका एंडोक्राइन ग्लैंड हो, ग्लैंड कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं। हार्मोन सिक्रीट करता है या दूसरे केमिकल्स को क्या कहते हैं, सिक्रीट करते हैं। और जो टिश्यू होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, किसी ना किसी टाइप ऑफ फंक्शन को परफॉर्म कराने के लिए जाने जाते हैं। तो वैसे ग्रुप ऑफ सेल जो किसी फंक्शन को परफॉर्म कराता है स्टूडेंट, उसे टिश्यू कहा जाता है। और वैसे ग्रुप ऑफ सेल जो कुछ सिक्रीट करने के लिए जाना जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्लैंड और टिश्यू में जो ग्रुप ऑफ सेल के बीच में डिफरेंस है, वो पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये बेसिक पॉइंट है जो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं आगे सर कि किस टाइप ऑफ ग्रुप सेल जो है वो टिश्यू कहलाएगा। जैसे मान के चलो सर कि हमारी बॉडी में ऑर्गन्स है, मैं यहीं पर पॉइंट क्लियर करता हूं। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको यहीं पर मैं आपको क्या कर देता हूं, क्लियर करता हूं। जैसे मान लीजिए सर कि हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है जिसका नाम क्या है सर, तो ये हमारी बॉडी में लीवर है जी। ये हमारा क्या है, तो सर ये लीवर है। और इसी के बगल में एक और ऑर्गन है जिसको हम क्या कह रहे हैं, तो सर ये हमारा किडनी है। ये हमारा क्या है, किडनी है। अब चाहे वो लीवर हो, ये भी आपके ग्रुप ऑफ सेल के बने होंगे, चाहे वो आपका किडनी हो, ये भी ग्रुप ऑफ सेल के ही बने होंगे। क्लियर? ये भी क्या चीज के बने होंगे, ग्रुप ऑफ सेल के ही बने होंगे। लेकिन डिफरेंस क्या होगा स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ सेल जो आगे जाकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करता है, वो एक्चुअली क्या होता है, तो याद रखिएगा, दोज ग्रुप ऑफ सेल विच हैविंग कॉमन ऑरिजिन एंड कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। वैसे ग्रुप ऑफ सेल जिसमें कॉमन ऑरिजिन हो, जैसे मान के चले यहां पर जितने भी ग्रुप ऑफ सेल होंगे लीवर में, सबका ऑरिजिन एक ही जगह पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये सेल किडनी में बन जाए तो पता चलेगा कि लीवर का काम कौन कर रहा है, किडनी कर रहा है। इज दैट क्लियर? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप लोग को। अब अगर किडनी में जो ग्रुप ऑफ सेल हैं जो आगे जाकर के टिश्यू बनाएंगे और वो टिश्यू आगे जाकर के ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगा, तो ऐसा नहीं कि किडनी वाला जो सेल है उसका ऑरिजिन मतलब निर्माण हमारे कान में हो जाए। इनकेस मान के चलो आपके ईयर वाले पार्ट में क्या हो जाए, किडनी वाले सेल का ऑरिजिन हो जाए, तो पता चलेगा कि आधा काम किडनी का कौन कर रहा है, कान करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये सेल का फंक्शन अलग है,
इस सेल का फंक्शन अलग है, ईयर में जो सेल होंगे उसका फंक्शन अलग होगा, लंग्स में जो सेल होंगे उसका फंक्शन अलग होगा। तो वैसे ग्रुप ऑफ सेल जिसकी कॉमन ऑरिजिन हो, ऑरिजिन कैसा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, यानी सिमिलर ऑरिजिन होना चाहिए। अगर वो लीवर बनाने वाला सेल है जो आगे जाकर के लीवर ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन टिश्यू का बना होता है और टिश्यू क्या चीज के बने हैं, सेल के बने हुए हैं। तो वैसे ग्रुप ऑफ सेल जो लीवर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो लीवर बनाने वाले जितने भी सेल होगा उसकी ऑरिजिन कहां पर होगी, तो सर एक ही जगह पर होगी। जितने भी सेल होंगे उसकी ऑरिजिन कहां पर होगी, तो सर एक ही जगह पर उसकी ऑरिजिन होगी, कहीं दूसरे जगह नहीं होगी। और ऑरिजिन के साथ साथ कॉमन यानी कि आपका सिमिलर फंक्शन होगा, यानी लीवर में जितने भी सेल होंगे सबका एक ही काम होगा, एक ही टाइप का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। लीवर का सेल किडनी का काम नहीं करेगा, किडनी वाला जो सेल होगा ग्रुप ऑफ सेल वो आगे जाकर के लीवर का काम नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो टिश्यू उसी को कहा जाता है स्टूडेंट, यानी वैसे ग्रुप ऑफ सेल को कहा जाता है जिसकी ऑरिजिन और जिसका फंक्शन क्या होता है, कॉमन होता है। ऑरिजिन एंड फंक्शन क्या होता है, सिमिलर होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और मैंने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्लास 1 एनाटॉमी में ही मैंने क्लियर किया था आपको कि एटम जो होता है वो आगे जाकर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, मॉलिक्यूल आगे जाकर के क्या करते हैं जी, तो आपका आगे जाकर के सेल का फॉर्मेशन करते हैं, सेल आगे जाकर के आपका टिश्यू बनाता है, टिश्यू आगे गैदर होकर के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन आगे जाकर के ऑर्गन सिस्टम बनाता है। यानी अगर लीवर ऑर्गन है तो ये टिश्यू का बना होगा और टिश्यू जो है वो सेल के बने होंगे। तो लीवर ऑर्गन में जो भी सेल प्रेजेंट होगा वो उसकी ऑरिजिन और उसका फंक्शन क्या होगा, कॉमन होगा, इसीलिए वो आपका एक टिश्यू कहलाएगा। क्लियर? तो टिश्यू का डेफिनेशंस आई होप समझ में आ गया होगा। बेसिक पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि डिफरेंस क्या है, वैसे ग्रुप ऑफ सेल जो आगे जाकर ग्लैंड बनाते हैं, वैसे ग्रुप ऑफ सेल जो आगे जाकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। यही बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखना है स्टूडेंट। जितना ज्यादा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर रहेगा उतना ही ज्यादा इजी होगा आपका टॉपिक, उतना ही ज्यादा आपको कन्वीनियंस होगा आगे जाकर के इन टॉपिक्स को डील करने में। और साथ ही साथ में अगर सेमेस्टर कॉलेज का एग्जामिनेशन के बाद आप कॉम्पिटिटिव अप्रोच डेवलप करेंगे, नॉर्सेट एग्जाम की प्रिपरेशंस करेंगे, स्टाफ नर्सेस की प्रिपरेशंस करेंगे, या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में जितने भी गवर्नमेंट पोस्ट आते हैं उसकी प्रिपरेशंस करेंगे, इन सब में यही कंसेप्ट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो टिश्यू जिससे हम सभी लोग पहले से ही इंफॉर्मेशन हमारे पास है, आपने भी बहुत बार टिश्यूज के बारे में पढ़ा होगा। अगर आप हिंदी मीडियम से स्टूडेंट्स होंगे तो उत्तक आपने पढ़ा होगा कि कोशिकाएं जो होती है सर वो आगे जाकर के उत्तक का फॉर्मेशन करता है। उन्हीं उत्तक को हम यहाँ पर क्या करें, टिश्यू के नाम से जानते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से होंगे तो मैंने आपको एक छोटा सा हिंट दे दिया। अब आते हैं सर टिश्यू का डेफिनेशन, यानी जो थियोरेटिकल अप्रोच है जहां से आपको एग्जामिनेशंस में आंसर फ्रेम करने में हेल्प मिलेगा। तो उन पॉइंट्स पे आते हैं। क्या कह रहा है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू क्या है सर, तो ग्रुप ऑफ सेल है दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ये टुगेदर यानी साथ में काम करते हैं और स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हर एक टिश्यू का अपना फंक्शन होता है और वो अभी मैं जस्ट क्लियर करूंगा। अगले स्लाइड में मैं वही बताने वाला हूं कि कितने टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं और उन टिश्यूज का फंक्शन क्या है। स्पेसिफिक फंक्शन का मतलब है कि पार्टिकुलर उस काम के लिए एक टाइप का टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको हम स्पेसिफिक फंक्शन कहते हैं। नॉन स्पेसिफिक मतलब होता है जो कोई जरूरी नहीं है कि यह फंक्शन केवल वही परफॉर्म करे, कोई दूसरे भी परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो नॉन स्पेसिफिक में आ जाता है। ये स्पेसिफिक होते हैं। Tissue are made up of cells that have similar structure and function. Similar structure हो, similar function हो, and as well as आपका similar origin हो। origin भी क्या है, आपका common होना चाहिए। स्ट्रक्चर में भी सिमिलर और डिसिमिलर दोनों हो सकते हैं। स्ट्रक्चर सिमिलर भी हो सकता है, डिसिमिलर भी हो सकता है। बस ऑरिजिन और फंक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। अब आते हैं कि सर टिश्यू का नेचर क्या होगा, टिश्यू किस नेचर के हो सकते हैं।
सॉलिड हो सकते हैं, सेमी सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैस तो नहीं होंगे जी, है ना। टिश्यू गैसियस नेचर के नहीं होंगे, लेकिन टिश्यू सॉलिड भी है, जैसा कि बोन, आपकी जो हड्डियां हैं ये ठोस है, हार्ड है, यानी सॉलिड है। तो टिश्यू हार्ड नेचर का भी हो सकता है, यानी सॉलिड भी हो सकता है। टिश्यू जो है वो सर सेमी सॉलिड हो सकता है, जैसे फैट टिश्यू कैसा, सेमी सॉलिड है, आप फैट को टच करते होगे तो सेमी सॉलिड है वो। टिश्यू लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, लाइक ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, तो ब्लड कैसा है, लिक्विड है। तो अगर मैं नेचर की बात करूं या स्टेट की बात करूं कि सर क्या टिश्यू सॉलिड हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है सर, एग्जांपल है बोन्स, स्केलेटल जो टिश्यूज हैं। क्या टिश्यू सेमी सॉलिड हो सकता है, ऑफ कोर्स टिश्यू सेमी सॉलिड नेचर के भी हो सकते हैं, एग्जांपल आपका फैट टिश्यू है। टिश्यू लिक्विड हो सकते हैं, लाइक ब्लड, क्लियर। तो यहां पर वही पॉइंट है कि सर टिश्यू मे बी हार्ड लाइक बोन्स, सेमी सॉलिड लाइक फैट एंड लिक्विड लाइक ब्लड इन कंसिस्टेंसी, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और ये टिश्यू का नेचर है। टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। आपको मालूम है कि सर मैंने आपको डे 1 क्लास में ही क्लियर किया था कि एटम्स आगे जाकर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कब बनाते हैं, सारा पॉइंट क्लियर किया था। तो एटम आगे जाकर मॉलिक्यूल्स बनाएगा, मॉलिक्यूल्स आगे जाकर के सेल बनाएंगे, सेल आगे जाकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा, टिश्यू आगे जाकर ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन आगे जाकर के ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे और ऑर्गन सिस्टम आगे जाकर के बॉडी का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। तो लाइक हार्ट, स्टमक, ब्रेन, ये सब क्या है, ऑर्गन्स हैं, और इन ऑर्गन का फॉर्मेशन कौन करता है, टिश्यू, और टिश्यू का फॉर्मेशन कौन करता है, सेल करता है। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। सेल को पढ़ना साइटोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हिस्ट वर्ड जो होता है ना स्टूडेंट, देखिए हिस्टो वर्ड जो है वो टिश्यू को रिप्रेजेंट करता है, और लॉजी मींस होता है स्टडी करना। तो स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, क्लियर। तो हिस्टोलॉजी क्या है, सिंपली इट इज द साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ टिश्यू। हिस्टोलॉजी, या तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन बन जाएंगे कि स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, तो आपका आंसर होगा हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, सेल की स्टडी करना साइटोलॉजी कहलाता है, टिश्यू की स्टडी करना आपका हिस्टोलॉजी कहलाता है। जब हम ग्लैंड पे आएंगे, एंडोक्राइन की स्टडी करना एंडोक्राइनोलॉजी कहलाएगा, हार्मोनोलॉजी भी कहलाएगा। जब हम मेम्ब्रेन यानी मसल्स की बात करेंगे तो स्टडी ऑफ मसल्स मायोलॉजी कहलाता है। तो ये सब आगे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं जी टाइप्स ऑफ टिश्यूज, जो हमें इस टॉपिक में यानी जो आपका यूनिट नंबर 1 एनाटॉमी सब्जेक्ट जो आपका है, इसमें हमें जो डिस्कस करना है। तो टाइप्स की अगर हम बात करें, क्लासिफिकेशंस की बात करें, तो आपने 4 टाइप ऑफ कनेक्ट, आपने क्या पढ़ा होगा जी, टिश्यूज पढ़े होंगे, यानी कि सर टिश्यूज जो होते हैं वो बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, 4 प्रकार के टिश्यूज होते हैं। फर्स्ट टाइप दैट इज द एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलियम, सेकंड दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू, third that is the muscles tissue, and fourth that is the nervous tissue. Epithelial tissues, connective tissue, muscle tissue and nervous tissue, ये 4 टाइप ऑफ आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, टिश्यू डिस्कस किया होगा कि सर टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। अब इन्हीं टिश्यूज का, अच्छा मैंने आपको क्या बताया कि हर एक टिश्यू स्पेसिफिक फंक्शन के लिए जाना जाएगा। जितने भी टिश्यू होंगे वो क्या होंगे स्टूडेंट, तो सर अलग अलग फंक्शन के लिए जाने जाएंगे, और वो फंक्शन से आपको क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट, उन फंक्शन से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग उन्हीं फंक्शंस के ऊपर क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। तो मैंने जैसा आपको क्लियर किया कि हर एक टिश्यू का अपना क्या होगा स्टूडेंट, तो सर उसका अपना एक फंक्शन होगा। तो फर्स्ट टिश्यू पे आते हैं, दैट इज द एपिथेलियल टिश्यू। अभी डिटेल में इन सबको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मैं ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट जो है क्वेश्चन है वो मैं आपको यहां पर क्या कर रहा हूं, कवर कर रहा हूं। तो एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस, 4 टाइप ऑफ टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज इसे कहलाते हैं। प्लांट टिश्यू तो आपको पढ़ना है नहीं, बेसिकली मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, 2 टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू आपने पहले पढ़ा होगा, जो आपको अभी बीएससी नर्सिंग में नहीं डिस्कस करना है। हम एनिमल्स की ही केवल स्टडी करेंगे, और एनिमल्स में भी हमारा जो केंद्र होगा, हमारा जो सेंटर होगा, जो हमारा अप्रोच होगा, वो ह्यूमन सेल होगा, ह्यूमन बॉडी होगा हमारी एनाटॉमी में, ठीक है ना, यानी बीएससी नर्सिंग के एनाटॉमी में।
तो यहां पर बेसिकली हमें 4 टाइप ऑफ ह्यूमन टिश्यूज पढ़ना है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। अब जब हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं तो इसका देखिए फंक्शन, मैंने आपको क्या बताया था कि हर एक टिश्यू का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अगर आप फंक्शन अभी ही याद कर लेंगे ना तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो जाएंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वो आपको यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। तो फंक्शन में क्या है जी, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन। यानी एपिथेलियल टिश्यू जो होगा वो आपकी बॉडी सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्रीट करने के लिए और अब्सॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एपिथेलियल मतलब ये हमारा जो टिश्यू है ये क्या है, कवरिंग लेयर है, ये हमारा एपिथेलियल टिश्यूज है। लार्जेस्ट टिश्यूज में भी इसको कंसीडर किया जाता है, लार्जेस्ट ऑर्गन भी कहा जाता है बॉडी का जो स्किन होता है, ठीक है ना। तो ये जो आपका टिश्यू है, जो एपिथेलियल टिश्यू है, इसका काम क्या है, तो बाहरी चीजों से हमें प्रोटेक्ट करना। अप्लाई कीजिए ना कंसेप्ट को, याद करना भी नहीं पड़ेगा। इसका काम क्या है सर, तो प्रोटेक्ट करना कि बाहर का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बाहर की सारी चीजें हमें डायरेक्ट हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना कर जाए, इसलिए हमारा ये एपिथेलियल टिश्यू है। तो एपिथेलियल टिश्यू का फर्स्ट फंक्शन क्लियर हो गया कि सर ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सेकंड, आप क्रीम अप्लाई करते हो, आप यूज करते हो, फेस पे क्रीम लगाते हो या और भी ऑयल वगैरह यूज करते हो, तो उससे क्या करता है, तो उससे वो अब्सॉर्ब करता है। अब्सॉर्ब मतलब अपने अंदर पेनिट्रेट कराना। तो सर सेकंड फंक्शन भी क्लियर हो गया कि सर ये अब्सॉर्प्शन कराता है। एपिथेलियल टिश्यू अप्लाई कीजिए, याद रखना और याद रख करके एग्जाम क्वालिफाई करके उसके बाद एग्जाम पास होकर के भूल जाना, ये तभी होता है जब हम चीजों को अप्लाई नहीं करते हैं। हमें अप्लाई करके चीजों को करना है, हमें अप्लाई करना है टॉपिक्स को, तब जाकर के चीजें आपके अंदर एंटर हो जाएगी। और जब आप अप्लाई करके पढ़ना शुरू कर जाएंगे हर एक सब्जेक्ट को स्टूडेंट, उस केस में मैं आपको बताता हूं कि आगे जाकर के जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अप्रोच करेंगे, इजिली ये सारे क्वेश्चन आप क्या कर जाएंगे, सॉल्व कर जाएंगे। एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन है, हमें याद नहीं है, हमने याद नहीं किया है, हमने अप्लाई कर दिया, हमने उसको अप्लाई किया कि एपिथेलियल मतलब स्किन होता है, स्किन का काम क्या था, प्रोटेक्शन। पहला फंक्शन क्लियर हो गया। दूसरा, इस पे क्या करते हैं, तो सर हम इसमें मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, क्रीम यूज करते हैं, ऑयल यूज करते हैं, यानी वो उसको अब्सॉर्ब करता है। तो सेकंड फंक्शन क्लियर हो गया, अब्सॉर्प्शन। थर्ड, ये क्या करता है, तो सर स्वेटिंग कराता है, पसीने बहाता है। सिबेसियस ग्लैंड जो आपको क्या करता है जी, मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करते हैं स्किन में। तो ये सिबेसियस ग्लैंड है या जो आपका स्वेट ग्लैंड है, ये क्या है, कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रहा है। क्या सिक्रीट कर रहा है, स्वेटिंग। क्या सिक्रीट कर रहा है सिबेसियस ग्लैंड, तो सीबम सिक्रीट कर रहा है। तो यहां पर क्या हो गया, थर्ड फंक्शन क्या हो गया कि सर ये सिक्रीशन के लिए जाने जाएंगे। अब इसको देखो, मैंने आपको क्या करवाया, रटाया नहीं, आपको अप्लाई करना है ना। अप्लाइड एनाटॉमी आपका सब्जेक्ट है, जितना ज्यादा आप अप्लाइड करेंगे स्टूडेंट, उतना ज्यादा आपके करियर के लिए बेनिफिट्स है। आने वाले टाइम में एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम केवल मत अप्रोच कीजिए, उसके बाद जब आप जॉब भी करेंगे ना तो आपको ना उसको अप्लाई करते आना चाहिए, क्योंकि आप पेशेंट के बीच में रहेंगे, आप डॉक्टर और पेशेंट के बीच का एक मीडियम होंगे, एक ब्रिज होंगे। डॉक्टर एंड पेशेंट के बीच का एक ब्रिज है जिसको नर्स कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज है जो दो छोर, दो किनारों को आपस में जोड़ता है। आपको पेशेंट की भी भाषा याद रखनी होगी, पेशेंट की भी भाषा की जानकारी रखनी होगी, और डॉक्टर का भी जो कन्वर्सेशन रहेगा, जो लैंग्वेज यूज करेंगे, वो भी आपको समझ में आनी चाहिए। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, पेशेंट की भाषा तो आपको भी पता है, नॉर्मल है। डॉक्टर की भाषा के लिए ही तो सर हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। उस समय आपको डॉक्टर ने कुछ बोला और आप याद करने लगे, यार इसका मतलब क्या होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और जब आप अप्लाइड करके पढ़ेंगे, जैसे मैंने एनाटॉमिकल टर्म्स भी आपको अप्लाइड करवाया, मैंने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी मैंने अप्लाइड करवाया, तो ये ऐसे टर्म्स हैं जो आपको अप्लाइड करना है। एनाटॉमी आपको अप्लाई करना है, रटना नहीं है। कुछ ऐसे पॉइंट है जहां पर याद करने वाला पॉइंट आएगा तो आप उसको याद कीजिएगा, रटिएगा, ऑफ कोर्स रटिएगा वहां पर, लेकिन कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए सीखिएगा। तो एपिथेलियल टिश्यूज का फंक्शन सर क्लियर हो गया। अभी मैं फंक्शन पे ही आता हूं। सेकंड टाइप क्या है जी, कनेक्टिव टिश्यू। इसका भी अपना स्पेसिफिक फंक्शन होगा, क्योंकि टिश्यू क्या कहता है कि टिश्यू जो होते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन के लिए ही सर क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू सिंपली बोन्स या ब्लड की हम बात करें, ब्लड जो हमारा होता है वो आपका कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। जो हमारी बोन्स है ये भी किसका एग्जांपल है जी, कनेक्टिव टिश्यू का है। अब इन दोनों का काम क्या है,
बोन्स का और ब्लड का काम क्या है। अब बोन्स और ब्लड का जो काम होगा वो इनका काम होगा। तो देखिए बोन्स का काम क्या है जी, सपोर्ट करना। मेरी हाथ ये बिल्कुल इरेक्ट है या मेरी बॉडी ऐसे इरेक्ट है या मैं ऐसे बेंड हो रहा हूं, तो ये सपोर्ट हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो सर ये सपोर्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है हमारा बोन्स। हमारी जो हड्डियां हैं वो हमारे चेस्ट को सपोर्ट कर रखा है, हम इरेक्ट खड़े हैं, उसमें किसका हेल्प है? तो सर हमारी बोन्स का। तो जो मैंने बताया ना, किसको अप्लाई कीजिए, कनेक्टिव टिश्यू का एक फंक्शन आपको आ गया कि सर ये सपोर्ट में हेल्प करेगा। सेकंड क्या है? बाइंडिंग। अब मैंने खाना खाया, मैंने भोजन, आपने फूड इनटेक किया, आपने ड्रग इनटेक किया, आपने क्या लिया? तो सर आपने ड्रग को इनटेक किया। ड्रग कहां गया? स्टमक में या इंटेस्टाइन में। अब यहां से ड्रग कहां जाएगा? ब्लड में जाएगा, और ब्लड में जाकर के क्या करेगा ड्रग? तो बाइंडिंग प्रोटीन पे बाइंड करेगा। बाइंडिंग प्रोटीन जैसे आप लोगों ने एल्बुमिन पढ़ा होगा, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन पढ़ा होगा, ग्लोबुलिन पढ़ा होगा। लिख दूं क्या? आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा? बाइंडिंग प्रोटीन। हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट होते हैं? एल्बुमिन। क्या होते हैं? अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं क्या? अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन आपने पढ़ा होगा। आप लोगों ने ग्लोबुलिन पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा जी? ग्लोबुलिन पढ़ा होगा। ये सब हमारे क्या है जी? तो सर ये हमारे बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं। जितने भी एसिडिक कंपोनेंट्स होते हैं वो एल्बुमिन पे जाके बाइंड करते हैं, बेसिक जो होते हैं अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन पे बाइंड करते हैं। ये सब कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़े रिवाइज हो गया, ठीक है ना। तो बाइंडिंग का काम क्या है? मैंने जो भी फूड इनटेक किया वो ब्लड में जाकर के बाइंड किया। वो फूड मुझे ब्रेन में चाहिए, ब्रेन सेल को फूड की जरूरत है क्योंकि यहां पर एटीपी का फॉर्मेशन होना है। तो वो फूड किसके थ्रू जाएगा? ब्लड के थ्रू जाएगा। और ब्लड कैसे लेकर के जाएगा? जब ब्लड पे कोई कंपोनेंट जाकर के बाइंड करेगा। और ब्लड किसका एग्जाम्पल है? कनेक्टिव टिश्यू का। तो बाइंडिंग की जो प्रॉपर्टीज है, फंक्शन जो बाइंड करने की है, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? कनेक्टिव टिश्यू कर रहा है। याद करना पड़ा क्या? बिल्कुल भी नहीं। यही आपका है एनाटॉमी। जब आपकी शुरू होने वाली है ऑर्गन सिस्टम पे जब मैं लेकर के आऊंगा, उसके बाद हर एक चीज को मैं एक केस के साथ आपको क्या करूंगा? जोड़ूंगा। अभी तो नॉर्मल चल रही है सर, सेल, टिश्यू, मसल्स, ये सब चलेंगे। नॉर्मल्स हैं जहां पर थियोरेटिकल अप्रोच ज्यादा है, कंसेप्चुअल अप्रोच कम है। लेकिन जैसे ही हम आएंगे स्टूडेंट एनाटॉमी जो आपका ऑर्गन वाला और फिजियोलॉजी पे जब हम आएंगे, उस केस में शुरू होगा आपका कंसेप्ट, जहां पर मैं आपको अप्लाइड करना सिखाऊंगा। कैसे इसको अप्लाई करना है, अप्लाई करोगे स्टूडेंट जीवन में कभी भी नहीं भूलोगे। अब आपसे कोई पूछेगा कि एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या है, एक बार क्लियर कीजिए तो आपको समझ में आएगा। एपिथेलियल मतलब स्किन, ये प्रोटेक्शन का काम करेगा। ये मैं क्रीम अप्लाई करता हूं यानी अब्जॉर्प्शन का काम करता है। ये यहां से स्वेटिंग होती है, यहां से सिबेसियस ग्लैंड होते हैं यानी सिक्रीशन का काम करता है। याद हो गया। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल आपको याद है कि बोन्स एंड ब्लड जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। बोन्स का काम क्या है? प्रोटेक्ट, अपना सपोर्ट प्रोवाइड करना। बोन्स हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी कनेक्टिव टिश्यू का सर एक फंक्शन हो गया कि सपोर्ट करेगा। दूसरा ब्लड क्या करता है? बाइंडिंग, यानी जो भी मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में इनटेक होते हैं, फूड हो, ड्रग हो या कोई अदर मॉइटीज हो, ये हमारे ब्लड पे जाकर के बाइंड करते हैं। तो बाइंडिंग करने का भी काम इसी का होगा। एंड थर्ड वन इज द पैकिंग। ये किसका काम है जी? कनेक्टिव टिश्यू का। पैक करके रखना चीजों को, ये किसका काम है? कनेक्टिव टिश्यू। तो मैंने बताया ना कि हर एक टिश्यू का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा, काम होगा। एपिथेलियल टिश्यू का ये स्पेसिफिक फंक्शन है, कनेक्टिव टिश्यू का ये स्पेसिफिक फंक्शन है। अब आते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या चीज का रिस्पॉन्सिबल है? तो देखिए मसल्स, मेरा ये हाथ बेंड हो रहा है, बेंड मतलब मूवमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? मूवमेंट। मूवमेंट कब होगा? जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्टिन मायोसिन का कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा या तो हम पढ़ेंगे बाद में। तो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब क्या होती है? मूवमेंट होती है। अगर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो मूवमेंट नहीं होगा। मैं आगे पीछे हो रहा हूं, यानी इसको क्या कहते हैं? मोटिलिटी। मोटिलिटी मतलब आपका लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, दैट इज द लोकोमोशन। ये हाथ मेरा यहां है, यहां से यहां किया, दैट इज द लोकोमोशन। मैं यहां से आगे चल करके आ रहा हूं, दैट इज द लोकोमोशन। इसको लोकोमोशन कहा जाता है, इसको मोटिलिटी कहा जाता है, इसको मूवमेंट कहा जाता है। क्लियर हो गया?
तो ये जो लोकोमोशन है, मैं जो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा हूं, ये भी कब होगा? जब मसल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे। मसल्स को कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन का अपना एक रिसेप्टर होता है, एनएम रिसेप्टर, आगे कभी पढ़ेंगे इन पॉइंट्स को। निकोटिनिक रिसेप्टर है, जब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं देन जाकर के हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद। तो मसल्स इज द पार्ट ऑफ मस्कुलर टिश्यू। मसल्स जो है वो किसका पार्ट है? मस्कुलर टिश्यू का। तो मसल्स का काम क्या है? मूवमेंट कराना, लोकोमोशन कराना, यानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। तो देखिए मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन क्या है? मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ये भी रटना पड़ा क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये भी हमें याद नहीं करना पड़ा। मैंने आपको बताया ना कि अप्लाई कीजिए, जितना ज्यादा आप अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा, उतना ज्यादा आप इजीली इसको याद रख पाएंगे, उतना इजीली आपके ब्रेन में ये सेव होता जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट आते हैं, एंड द फोर्थ वन, लास्ट वन इज द नर्वस टिश्यू। नर्वस सेल का काम क्या है? नर्वस मतलब नर्व सेल का काम क्या है? मैंने अपने फिंगर को टच किया, मैंने अपने फिंगर को टच किया, तो हमें कैसे पता चला कि टच किसी ने किया? हमें कट गया, चुभ गया, फट गया, जल गया, XYZ जो भी चीज आप फील करते हो, भूख लग गया, प्यास लग गई, हर एक चीज, ये कौन हमें बताता है? तो सर ये हमारे नर्व सेल बताते हैं, और वो ग्रुप ऑफ नर्व सेल जो आगे जाकर के नर्वस टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। तो नर्वस टिश्यू का काम क्या हो गया? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। हार्ट रेट, मैं सो रहा हूं, हार्ट रेट ऑटोमेटिक कम हो गया। मैं रनिंग कर रहा हूं, हार्ट रेट इंक्रीज हो गया। रनिंग कर रहा हूं, ब्रीदिंग फास्ट हो गया, एक्सहेल इनहेल फास्ट हो गया। ये कौन कंट्रोल कर रहा है? इनको कंट्रोल करता है आपका नर्व सेल, यानी नर्वस टिश्यू। एंड कोऑर्डिनेट करना, प्रोसेस को रेगुलेट करवाना। हालांकि कोऑर्डिनेशन में एक मेजर रोल प्ले करता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम, यानी जो हार्मोन्स होते हैं वो स्टूडेंट क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। और कंट्रोल का काम कौन करता है? नर्वस सिस्टम। आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपके घर में एक बाइक है, तो बाइक में कितना स्पीड देना है, कब ब्रेक लगाना है, कब गाड़ी को रोकना है, कब गाड़ी को आगे बढ़ाना है, कब स्टार्ट करना है, कब बंद करना है, ये कंट्रोल किस में है? गाड़ी में। ये कंट्रोल आपके बाइक में है। लेकिन बाइक चलेगा ये किस में है? फ्यूल में। आपकी गाड़ी में तेल है तो बाइक चलेगी, फ्यूल नहीं है तो बाइक नहीं चलेगा। तो कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है? यानी आप चाहे एक्सीलरेटर दे दो, चाहे आप स्टार्ट करो, चाहे आप ब्रेक लगाओ, चाहे आप चलाओ ना चलाओ, ये कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? तो उस गाड़ी के अंदर जो फ्यूल है, फ्यूल रहेगा तो आप 100 अबव स्पीड में जा सकते हो या 10 स्पीड में भी चला सकते हो, आप ब्रेक लगा भी सकते हो, गाड़ी स्टार्ट भी कर सकते हो, हर एक काम कर सकते हो। कब? जब उसमें फ्यूल होगा। तो फ्यूल यानी वो कोऑर्डिनेट कर रहा है, पूरी चीजों को क्या कर रहा है? उस बाइक के अंदर सारी चीजों को वो कोऑर्डिनेट कर रहा है। और कंट्रोल कौन कर रहा है? बाइक। उस गाड़ी में फ्यूल है कोऑर्डिनेशन के लिए, लेकिन स्पीड कौन बढ़ाएगा? आपका बाइक बढ़ाएगा। कंट्रोल किसके पास है? उस बाइक के अंदर है। ब्रेक कौन लगाएगा? बाइक लगाएगा। तो हमारी बॉडी में भी ना ऐसे ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस होती है। कंट्रोल यानी नर्वस सेल, नर्व सिस्टम, और जो कोऑर्डिनेशन है वो हार्मोनल सिस्टम, यानी जो हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो एंडोक्राइन सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में, ये करते हैं। अब बताइए ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फंक्शन अब आप भूलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मीनिंग्स क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हमें कंसेप्ट को क्या करना है? अप्लाइड करना है। इस तरीके से हमें अभी से क्या करना है? डिस्कस करना है, आगे पढ़ना है। तो यहां पर 4 टाइप ऑफ आपके टिश्यूज और उसके स्पेसिफिक फंक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर अलग अलग फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अलग अलग काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उनके स्पेसिफिक फंक्शंस मैंने क्या कर दिया? क्लियर कर दिया। ठीक है, अब आते हैं कि सर ये एपिथेलियल जो टिश्यूज हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं?
कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, मस्कुलर टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, या नर्वस टिश्यूज में क्या क्या चीजें होती हैं। अब इनको हमें क्या करना है, इनको पहले देखना है और उसके बाद डिटेल में इनको क्या करना है, आगे जाकर के पढ़ना है जी। तो एपिथेलियल टिश्यूज की बात की जाए तो एपिथेलियल टिश्यूज का फर्स्ट टाइप है जी स्क्वायमस टिश्यू। फ्लैटेंड सेल होंगे। सेल कैसे होंगे, फ्लैटेंड होंगे। सेल कैसे होंगे, फ्लैटेंड होंगे। स्क्वायमस टिश्यूज के नाम से इनको जाना जाता है। सेकेंड टाइप आपको कॉलमनार, यानी कॉलम शेप में आपको यहां पर आपको सेल दिखेंगे, तो कॉलमनार ये टॉल एंड पिलर लाइक सेल है, सब नाम से है। फ्लैटेंड स्क्वायमस आपका हो गया, कॉलमनार आपका क्या हो गया जी, टॉल पिलर लाइक, जो टॉल्स होते हैं, अभी डायग्राम्स भी दिखेगा, वहां पर सारी चीजें समझ में आ जाएगी। क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो सेल का शेप होगा वो कैसा होगा, क्यूब लाइक होगा। सिलिएटेड सेल विद सीलिया, जिसमें सीलिया फ्लैजिला यानी हेयर्स लाइक ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिलिएटेड जानते होंगे। एंड ग्लैंडुलर यानी जो सिक्रीट करें, कुछ वैसे एपिथेलियल जो सिक्रीशन के लिए जाना जाएगा उसको क्या कहा जाएगा, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। वैसे एपिथेलियल जिसमें सीलिया प्रेजेंट है, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज। वैसे एपिथेलियल जो क्यूब लाइक सेल से बना हुआ है, क्वाइडल एपिथेलियल टिश्यूज। समझ में आ गया। ऐसे ही कॉलमनार, ऐसे ही स्क्वायमस। तो स्क्वायमस, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर, these all are the subtypes of epithelial tissues। ये epithelial tissues के सब टाइप्स हैं जी। नेक्स्ट आते हैं सर कि कनेक्टिव टिश्यूज कितने टाइप्स के होते हैं, तो लूज कनेक्टिव टिश्यूज, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यूज, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड एंड बोन्स कनेक्टिव टिश्यूज। आपको क्या देखने को मिलेगा कनेक्टिव टिश्यूज में, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, आपका फ्लूइड एंड ब्लड एंड बोन्स कनेक्टिव टिश्यूज। ये कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप हैं जो फर्दर हमें डिटेल में डिस्कस करना है। जब हम मस्कुलर टिश्यूज की बात करते हैं स्टूडेंट, तो मस्कुलर टिश्यू में स्ट्रिएटेड वॉलेंट्री मसल्स, जिसको स्केलेटल मसल्स के नाम से जाना जाता है, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स हमें अलग से इसीलिए पढ़ना है क्योंकि ये मायोजेनिक नेचर के होते हैं। यहां पर देखिए, एक आपका स्केलेटल मसल्स है और एक आपका स्मूथ मसल है, ये तो अलग अलग है। स्केलेटल मतलब जो वॉलेंट्री है, जो हमारे कंट्रोल है, मेरे विल पावर के ऊपर है, और स्मूथ मतलब इनवॉलेंट्री, जो हमारे विल पावर के ऊपर नहीं होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। कार्डियक मसल्स हमें अलग से इसलिए पढ़ना होता है स्टूडेंट क्योंकि ये क्या होता है, मायोजेनिक नेचर का होता है। मायोजेनिक नेचर का मतलब होता है ये सेल्फ रेगुलेटेड होता है। एकमात्र ऐसा ऑर्गन है, एकमात्र ऐसा टिश्यू है, एकमात्र ऐसा सेल है जो बाय बर्थ टू टिल द डेथ, जन्म इवन बिफोर द बर्थ, जब हम मां के यूट्रस में होते हैं उस समय से लेकर के जब तक हमारी मृत्यु ना हो जाए, डेथ ना हो जाए, तब तक आपका ये मसल्स काम करता है। और ये मायोजेनिक होता है, सेल्फ जेनरेट होता है, खुद का एक्शन पोटेंशियल खुद डेवलप करता है। आप देखते होंगे, एक बेसिक सा मैं आपको एक अप्लाई कर दूं इसको, इस कंसेप्ट को कि कार्डियक मसल्स को हम अलग से क्यों पढ़ते हैं। सॉरी, आप देखते होंगे स्टूडेंट कि बेसिकली जो पेशेंट होते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो कोमा में चले जाते हैं। ऐसे पेशेंट आप फेस भी करोगे आने वाले टाइम में जब आप जॉब करोगे। तो वो कोमा में जो पेशेंट होता है उसका ब्रेन डेड, कोमा का मतलब होता है ब्रेन सेल का डेड हो जाना, ब्रेन का मर जाना, दैट इज द कोमा। हमारी बॉडी का हर एक काम कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। मैं जो बोल रहा हूं कौन कंट्रोल करके दे रहा है, ब्रेन। यानी अगर मैं कोमा में चला जाऊंगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। मेरी ये जो मूवमेंट हो रही है कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन कर रहा है। आप जो सुन रहे हो, समझ रहे हो, हर एक चीज कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन, एक्सेप्ट देन हार्ट। हाँ, ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग सिग्नल आएगा तो हार्ट को कंट्रोल नहीं करेगा, स्ट्रॉन्ग सिग्नल आएगा तो ये हार्ट को भी कंट्रोल करेगा। अदरवाइज हार्ट को छोड़ करके बॉडी में हर एक फंक्शन, इवन डाइजेशन, हर एक चीज, एक्सक्रीशन, हर एक चीज कौन कंट्रोल करता है, तो सर वो कंट्रोल करता है आपका ब्रेन। कोमा में ब्रेन डेड हो जाता है, ब्रेन मर जाता है,
लेकिन वो इंसान तब भी जिंदा रहता है, उसको हम कहते हैं कि अभी इनकी मृत्यु नहीं हुई है, इनको आप वेंटिलेटर पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनका हार्ट काम कर रहा होता है। हार्ट क्या कर रहा होता है? काम कर रहा होता है। पूरी बॉडी मर चुकी है उनका, केवल हार्ट काम कर रहा है। हार्ट यानी कि आपका हार्ट और इसका जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड का सर्कुलेशन, ये काम कर रहा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये जो कार्डियक मसल है, कार्डियक मतलब जो हार्ट के अंदर मसल्स है, ये ब्रेन के अंदर में कंट्रोल में नहीं है, ये अलग ही है। अगर ब्रेन के कंट्रोल में होता तो सर सारा फंक्शन बंद हो गया था, इंसान जब कोमा में चला गया, वेंटिलेटर पे उसको रखा गया, हार्ट केवल काम कर रहा था। इट मीन सर हार्ट के अंदर कुछ तो यूनिक प्रॉपर्टीज है, कुछ तो अलग प्रॉपर्टीज है। और वो यूनिक प्रॉपर्टीज क्या है कि हार्ट मायोजेनिक नेचर का होता है। इसके पास खुद ही एक्शन पोटेंशियल डेवलप करने के लिए, पेस मेकर एक्टिविटी डेवलप करने के लिए एसए नोड आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रेजेंट होते हैं। एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हीज और परकिंजे फाइबर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये सर आपके हार्ट के अंदर में नोडल टिश्यू होते हैं। नोडल मतलब एक स्पेसिफिक टिश्यू होते हैं जो केवल हार्ट में काम करते हैं। दैट्स वाई हम स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स के अलावे हम अलग से कार्डियक मसल्स को हम मस्कुलर टिश्यू में डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? नर्वस टिश्यूज में साइटोन, सेल बॉडी, एक्सोन और डेंड्राइट बेसिकली इनके क्या है? नर्व सेल के स्ट्रक्चर वाला पार्ट है। ये नर्व सेल का क्या है जी? स्ट्रक्चर है। साइटोन, सेल बॉडी आपने पढ़ा होगा, साइटोन के ऊपर डेंड्राइट्स होते हैं जो इंपल्स को रिसीव करते हैं। एक्सोन जो आपका साइटोन यानी सेल बॉडी और जो आपका साइनेप्स वाला पार्ट है यानी जो सिनेप्टिक वेसिकल वाला पार्ट है, जो टर्मिनल पार्ट है नर्व सेल का, उसके बीच का जो पार्ट होता है एक्सोन कहलाता है। इसी में आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि सर माइलिनेटेड शीथ प्रेजेंट होते हैं, स्वान सेल के बने होते हैं पीएनएस में, वो नोड ऑफ रैनबियर होते हैं, ये सब पढ़े होंगे एक्सोन में। और डेंड्राइट्स वही जो आपके हेयर्स लाइक ऑर्गेनाइजेशन है जो सिग्नल यानी इंपल्स को रिसीव करता है। ये आप कहां पर देखेंगे? डेंड्राइट। तो ये सब पॉइंट हम नर्वस टिश्यू में पढ़ेंगे, यानी बेसिकली उनके स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे यहां पर। तो एपिथेलियल टिश्यू, इनके फंक्शन, इनके टाइप्स, कनेक्टिव टिश्यू, इनके फंक्शन, इनके टाइप्स, मस्कुलर टिश्यू, इनके फंक्शन, इनके टाइप्स, नर्वस टिश्यू, इनके फंक्शंस, ये आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ पॉइंट मैंने ऐसा बताया जो आपको क्या करना था स्टूडेंट? कनेक्ट करना था, उसको समझना था, अप्लाई करना था। अप्लाई करके पढ़ेंगे, इनका खास तौर से जो फंक्शन वाला पॉइंट है वो इजीली आप इसको क्या कर लेंगे? कनेक्ट कर लेंगे। क्लियर? अगली क्लास में हम लोग एपिथेलियल टिश्यूज को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। ये जो स्क्वाइमस है, कॉलमनार है, क्यूबॉइडल है, सिलिएटेड है या ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज है, इन टाइप ऑफ टिश्यूज को हम अगली क्लास में थियरी के साथ साथ इनको हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल पे जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अलग अलग टीचर, अलग अलग एक्सपर्टीज जो कि आपके बीएससी नर्सिंग सब्जेक्ट को बीएससी नर्सिंग में जो आपके सब्जेक्ट है उनको ये डील कर रहे हैं। और इसी चैनल पे आपको हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियोस थियरी फॉर्म्स में अवेलेबल करवाया जा रहा है। साथ ही साथ में कॉम्पिटिटिव अप्रोच के लिए नॉर्सेट 8 एग्जामिनेशन जो कि अप्रैल में होना है, उसके लिए भी बहुत सारे वीडियोस रिलीज हो रहे हैं। तो इस चैनल्स पे आप जरूर जुड़े रहिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको थियरी यानी सेमेस्टर और आपका जो कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशंस है, साथ ही साथ में कॉम्पिटिटिव अप्रोच जो है वो दोनों आपको हमारे टीम के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट बस यही है कि आप अपने जूनियर्स, अपने सीनियर्स, अपने कलीग्स को जरूर जीडीसी नर्सिंग के बारे में बताइए। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। Thank you everyone for watching GDC and supporting GDC. Thank you. Have a nice day.